हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं। तो कक्षा 8 वाले जितने भी सभी बच्चे हैं अपनी अपनी SCERT की बुक्स खोल लो, ठीक है, जिसमें आपकी इकाई 8 है। इकाई है आपकी 8, जिसका नाम है किशोरावस्था। ठीक, क्लास 8 वाले इकाई 8 है, इसका नाम है किशोरावस्था, जिसकी आज हमारी तीसरी क्लास है। इसकी 2 क्लास हम पूरी कर चुके हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है और आज की हम इस क्लास में इस पार्ट का समापन कर देंगे। ठीक, तो सभी बच्चे सीधे एवं शांत बैठे रहें और एक बार प्यार से बोलिए वंदे। बहुत अच्छी बात। अब देखिए आगे निकाल लीजिए। हम देखते हैं आज किशोरावस्था में पोषण। देखिए सभी बच्चे अपने अपनी किताब को खोल के ये वाला टॉपिक निकाल लो, केवल खोल के रख लो, निशान लगाते जाओ, बाकी सारी चीज़ आपकी यहाँ पर मैं कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो देखिए सभी बच्चे गौर से देखिए, किशोरावस्था में पोषण का महत्व। तो इससे पहले देखिए हमने किशोरावस्था के बारे में बताया तुम्हें कि किशोरावस्था जो होती है वो मेरी 11 साल या मेरी 12 साल से स्टार्ट हो जाती है और 18 और 19 वर्ष तक रहती है। ठीक, 18 वर्ष तक अथवा 19 वर्ष तक रहती है। तो जब हमारे ऊपर किशोरावस्था जब आ जाती है, जिसके ऊपर जो इस उम्र में होता है, तो क्या होता है उस उम्र में धीमे धीमे उसका शरीर विकसित होता है, उसके सारे अंग अच्छी तरह से विकसित होते हैं और शरीर बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है। और जो भी कुछ है उस समय पर जब हमारा शरीर अच्छी तरह से वृद्धि कर रहा है तो उस समय हमें खाने के लिए बढ़िया डाइट चाहिए, खाना। अगर हमारा शरीर जिस उम्र पर वृद्धि कर रहा है, अगर उस समय पर हमें खाने के लिए थोड़ा बढ़िया मिल जाएगा तो हमारा शरीर क्या है और अच्छी तरीक़ा से वृद्धि करेगा। तो यही देखो लिखा गया है। देखिए किशोरावस्था के दौरान किशोर या किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक तथा मानसिक विकास होता रहता है। तो चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, जब किशोरावस्था की उम्र में आ जाते हैं तो उनका शारीरिक विकास भी होता है और जो हमारा जो दिमाग होता है मानसिक विकास होता है, और वो मानसिक विकास भी क्या तेजी से विकसित होता है और वे जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। अगर हमारा शरीर अच्छी तरह से वृद्धि कर रहा है, शारीरिक वृद्धि हो रही है, हमारा शरीर अच्छी तरह से विकास हो रहा है, हमारे मानसिक का भी विकास हो रहा है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें खाने में वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलनी चाहिए जिनसे हमें पोषण मिलता है। हमें वो चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें अंडा भी है, मेरे पास चना दे रखे हैं, हरी सब्जियाँ हैं, टमाटर है, चने हैं, ठीक, दही है और विभिन्न प्रकार का मेरा सूप है प्रोटीन वाला। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी, इन सारी चीज़ हरी सब्जियों में क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा देखने के लिए प्रोटीन मिलती है, मुझे विटामिन्स मिलती है, मुझे मिनरल्स मिलते हैं और भी विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है पोषण की मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए ऐसी अवस्था में उन्हें भूख अधिक लगती है, अतः किशोरावस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। जब किशोरावस्था होती है तो देखिए जब शरीर हमारा वृद्धि करा तो उन्हें भूख भी लगेगी। जब भूख लग रही है तो हमें क्या करना चाहिए, बढ़िया खाना देना चाहिए। जब बढ़िया खाना दोगे तो क्या है, हमारा शरीर अच्छी तरह से विकसित मिलेगा, क्योंकि बढ़िया खाने में क्या हमें विटामिन्स मिलेंगे, प्रोटीन मिली है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिली है, हमें वहाँ से क्या वसा भी मिल रहा है। तो जब अच्छी डाइट होगी तो मेरा शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। इसी प्रकार से देखिए लगातार होने वाली वृद्धि तथा सक्रियता के कारण किशोर तथा किशोरियों को भोजन में देखिए प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे कि दाल, जैसे ये दिख रही है दाल, ये देखिए दाल दिख रही है, इसमें क्या है दाल में, ये दाल जो है खाने के लिए, इस दाल में मुझे क्या मिल रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलती है, यहाँ पर प्रोटीन मिल रही है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पर क्या है, दाल, दूध, अंडा, मांस, चना, राजमा। तो देखिए राजमा, चना,
ठीक है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के मांस आप ले सकते हैं, चिकन के द्वारा भी ले सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं वहाँ से मिल सकते हैं। उसके अलावा मुझे मुर्गी के अंडे खा सकते हैं, अंडी में भी क्या प्रोटीन होती है, तो अंडा भी एक अच्छा सोर्स होता है हमारे संतुलित आहार का, ठीक। हरी सब्जियां, ये देखिए विभिन्न प्रकार की शिमला मिर्च हैं, ये देखिए कटे हुए रखे हैं, खीरे रखे हैं, जामुन है और सेब संतरे वगैरह, ठीक है। विभिन्न प्रकार के फल हैं, गाजर है, हरी सब्जियां हैं, बैंगन है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ क्या है, ये एक क्या है आपका पौष्टिक आहार। ये क्या है आपका पौष्टिक आहार। अर्थात हम डाइट में ये चीज़ लेंगे तो मुझे यहाँ पर इससे क्या शरीर को बेनिफिट होगा, अर्थात फायदा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सब उपयोगी चीज़ें हैं, ठीक। हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा उपयोग। हम तो इसका मतलब क्या है, हम सारी चीज़ें खाएंगे तो बढ़िया रहेंगे। लोहयुक्त प्रचुर खाद्य पदार्थ जैसे कि हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ हैं बहुत सारी। देखिए हरी सब्जियाँ, देखो इधर पालक है, मेथी है, ठीक। विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ होती है, जैसे मूली की पत्तियाँ हैं और भी पत्तियाँ होती हैं जो खाई जाती है। इसमें क्या आयरन की मात्रा अधिक होती है, पालक में आयरन की मात्रा अधिक है। हम खाएंगे तो हमारे शरीर को क्या आयरन मिलेगा, ठीक। हरी सब्जियाँ हैं। हरी सब्जियों के अलावा देखिए गुड़ है, मिठाई में अगर खा रहे हो तो चीनी वाली जो मिठाई है उसे ना खाएं, उसकी जगह पे थोड़ा सा अगर गुड़ खा लें तो वो गुड़ क्या है हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फायदा करता है, ठीक है। तथा फलों को अधिकता में शामिल करना चाहिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर फल लेंगे तो फल से मेरे शरीर को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। फलों के अंदर फाइबर की मात्रा अधिक होती है, आसानी से पच जाता है, आंतों की सफाई करता है और हमें पूरा का पूरा क्या उससे पोषण मिलता है, जिससे क्या हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो मिलती रहती हैं, जिससे मेरा शरीर क्या है अच्छी तरह से क्या करेगा, वो वृद्धि करता जाएगा, ठीक। अब देखिए जब हम उस उम्र में पहुंच गए हैं तो हमें इसमें क्या करना पड़ा है। पहली बात, खाने में तो हमें बढ़िया बढ़िया चीज़ लेनी है, उसके साथ में क्या हमें थोड़ा योगासन भी करनी है, थोड़ा टहलना भी ज़रूरी है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो देखिए ताज़ी हवा, ठीक है, ठीक, ताज़ी हवा, ताज़ी हवा में टहलना। ताज़ी हवा कौन सी है, सुबह सुबह वाली, जिसे हम प्राणवायु बोलते हैं। सुबह 5 बजे के बाद आराम से चले जाइए, जहाँ पर अच्छा खासा गार्डन हो, पेड़ हो, प्रदूषण ना हो, बस उसमें जाके खूब आराम से पार्कों में जाके टहलिए, उसे कहते हैं ताज़ी हवा, ठीक। वहीं पर जाके व्यायाम करना, बाहर खेलना शरीर को स्वस्थ रखता है। योगासन, ये देखिए योगासन हो रहा है, ये सुबह सुबह हम टहल रहे हैं, ठीक है, अर्थात वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं, ये टहल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लोग टहल रहे हैं सुबह सुबह, ठीक है, योगासन हो रहा है। और योगासन तथा ध्यान भी मानसिक, ये देखो ध्यान लगाया जा रहा है, ठीक है, तथा मानसिक शक्ति तथा शांति के लिए आवश्यक है। देखिए हम इस प्रकार से ये योगासन वगैरह करेंगे तो योगासन से क्या होता है, हमारा शरीर एकदम फिट रहता है। हम योगासन करेंगे तो योगासन से क्या है, एक तो हमारी उम्र ऐसी आएगी जिस उम्र में हमारा शरीर क्या है वृद्धि कर रहा है। दूसरी बात, हमें खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल रही है, वो चीज़ नहीं मिल रही। कोई चाउमीन खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई बाजार की सिकुई हुई पूड़ी खा रहा है, कोई दाल मोठ खा रहा है। ये सारी चीज़ खाओगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारे शरीर को क्या होगा, उससे नुकसान होगा, उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा, केवल और शरीर में बीमारी बनती जाएगी। सही चीज़ घर की है, घर की बनी हुई चीज़ खाइए। तो अभी मैंने तुम्हें दिखाया हरी सब्जियां वगैरह हैं, चना वगैरह, राजमा है, दाल है, विभिन्न प्रकार की दालें खाइए, दूध पीजिए, ठीक। ये सारी चीज़ करने के बाद अब तुम्हें टहलना भी है, टहलेंगे, इस योगासन को करेंगे तो मेरा शरीर और अधिक फिट होता जाएगा। तो शरीर क्या होता जाएगा, एकदम फिट। अगर हमें ये चीज़ नहीं मिल रही खाने के लिए तो मेरे शरीर को क्या कुपोषण हो जाए। कु का मतलब क्या है, कम, पोषण का मतलब पोषण। अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे उसे कुपोषण हो गया। देखिए किशोरावस्था में कुपोषण के कारण
कुपोषण का मतलब कम पोषण लेने की वजह से क्या क्या हो सकता है। देखिए, इस अवस्था में किशोर किशोरियां स्लिम तथा आकर्षक दिखने के उद्देश्य से बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि जैसे ही वो 12-13 साल या 14 साल 15 साल की उनकी उम्र हुई तो वो क्या करती हैं, वो पतली दिखनी चाहती हैं, स्लिम पतली, वो चाहती हैं पतली दिखें, फिट दिखें, अच्छे दिखें। उस पतली के चक्कर में क्या होता है, फिट दिखने के, ज़्यादा पतली दिखने के उद्देश्य मानो क्या होता है, वो शरीर की आवश्यकता से अधिक कम भोजन, जितनी शरीर को ज़रूरत है उससे कम भोजन ले रहे हैं। जितनी शरीर को ज़रूरत है और उससे कम भोजन लेंगे तो क्या है, शरीर और ज़्यादा क्या पतला होता जाएगा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप वे कई बीमारियों एवं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जितनी ज़रूरत है उतनी तो ले नहीं रहे, कम ले रहे, पतले होने की वजह से क्या है, शरीर पतला हो जाएगा और उसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। किशोरावस्था में तेजी से होते हुए बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों के कारण उपापचयी क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं। तो किशोरावस्था में क्या, उपापचयी क्रिया, मेरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, अर्थात मैं जो भी कुछ खा रहा हूँ वो जल्दी जल्दी से उसे हजम करने लगेंगे। ठीक है, तो क्यों, मेरा विकास हो रहा है जिसकी वजह से मेरा जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो भी बढ़ रहा है और मेरे शरीर के जो अंदर के अंग हैं वो भी विकसित हो रहे हैं। ठीक है, बाह्य एवं आंतरिक, अंदर वाले और बाहर वाले दोनों जगह क्या चेंजिंग हो रही है, जिससे शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से कुपोषण का कारण। अब शरीर को तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन भैया डाइट में क्या ले रहे हैं, कम। हमें तो पतला होना है, इसलिए अब हम तो ज़्यादा खाएंगे नहीं और थोड़ी रोटी हल्की फुल्की खा लिया, सो गई। कुछ नहीं मिला तो बर्गर ही खा लिया, कुछ नहीं मिला तो थोड़ी चाउमीन खा के ही सो गए। पहले तो वो वैसे ही बीमारी वाली चीज़ खा ली, ऊपर से कम खा रहे हैं तो वैसे ही मरेंगे। ठीक, कभी कभी किशोर या किशोरियां घर के बने ताजे भोजन की जगह, अब घर में अच्छा खाना बना है उसे तो नहीं खा रहे और पैकेट वाला खाना खाने लगते हैं। पैकेट वाला खाना जैसे क्या मालूम है, दाल मोठ है, ठीक, और भी पैकेट की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बाजार की, है पैकेटों में निरी बेचती रहती हैं, उसे लिया उल्टा सीधा बना लिया, चाउमीन बना लिया उल्टा सीधा, बाजार से जाकर के पैकेट में बर्गर पैक करा लाई, समोसा पैक करा लाई, ठीक, और भी पता नहीं क्या क्या कचौड़ी बनी रहती हैं, बेकार तेल के अंदर बनती है। तेल क्या, वो तो रिफाइंड होता है बेकार, तो वो लेकर पैकेट करवा के कि चलो हम तो जाइए खाएंगे, अब खाना घर का ताज़ा नहीं खाएंगे। तो अब तो अगर उसे खा रहे हैं जिससे पोषण की क्या मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण भी कुपोषण रोग हो जाता है। अरे जब बढ़िया खाना बना है उसे तो खाएंगे नहीं, पैकेट वाला खाएंगे जो बेकार है हमारे शरीर के लिए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। सही पोषण नहीं मिल रहा तो क्या बीमारी हो जाएगी। एक टेबल देखिए, इस टेबल को देखिए, ICDS समेकित बाल विकास कार्यक्रम। तो इसके अंदर देखिए क्या है, वृद्धि निगरानी है, अनुपूरक पोषाहार है, स्वास्थ्य जांच है, पोषण स्वास्थ्य परामर्श, किशोर एवं गर्भवती मां की देखभाल करना। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग में क्या हमारा देखो टीकाकरण होता है, स्वास्थ्य परीक्षण होता है, किशोर किशोरियों को आयरन कृमिनाशक गोलियां दी जाती है। तुम्हें स्कूल में बहुत ज़्यादा तो देखा कभी कि एल्बेंडाजोल गोली दे दे बच्चों खा लो, कीड़े मारने वाली जब आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखो मिलती रहती हैं। RBS के ग्राम स्वास्थ्य दिवस, पुनर्वास, ठीक, पंचायती राज शौचालय का निर्माण। पंचायती राज में क्या होगा भैया, शौचालय का निर्माण करो, बाहर नहीं जाने चाहिए लोग। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल चल रहे हैं, सभी सरकारी स्कूल चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बेसिक शिक्षा परिषद के, तो वो सब क्या है, एक सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान देखें तो क्या है, यहाँ पर MDM मिल रहा है मुझे, इंटरवल हो जाता है तो इंटरवल में क्या मिलता है खाने के लिए, भोजन मिलता है खाने के लिए। ठीक है, तो पढ़ाई में पाठ्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विषय वस्तु समायोजित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहें, इस उम्र में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य के हिसाब से देखिए, उनके घर में कोई वो टीकाकरण भी उनका होना है। ठीक है, स्वास्थ्य का परीक्षण भी होना है
और किशोरियों को आयरन की गोली भी दी जानी है, पेट में कीड़े न हो उनकी भी गोली दी जानी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से हैं जो कि हमें करनी है। अब देखिए आगे, धूम्रपान एवं मादक। धूम्रपान का मतलब है बीड़ी पीना, सिगरेट जैसे धुआं निकलता है, चिलम पीना, स्मैक वगैरह, ये सारी चीज़ क्या है, बेकार है। गुटखा खाना, खैनी खाना। इस उम्र में कभी कभी बच्चे क्या शराब भी पीने लगते हैं। तो शराब पीने लगे तो ये सब क्या है, इससे क्या है हमें हानियाँ आई हैं। देखिए, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। बहुत ही संघर्ष की अवस्था है, तनाव की, टेंशन वाली भी अवस्था होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी टेंशन है तुम्हें इसी उम्र में मिलेंगी। ठीक है, इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियां तनाव युक्त, ठीक, भ्रमित तथा असुरक्षित करते हैं, अपने आप को क्या असुरक्षित करते हैं। ठीक, इन तनावों से उबरने के लिए किशोर अनजाने में ही धूम्रपान, किशोर का मतलब लड़के, या मादक पदार्थों जैसे कि तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे इनके आदी हो जाते हैं। जैसे ये है मेरे पास सिगरेट और बीड़ी, ये है मेरे पास विभिन्न प्रकार के तंबाकू, ये है मेरे पास शराब। तो बहुत सारे लड़के अगर पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें टेंशन है दिमाग दुनिया भर की हो जाती हैं, कभी इसकी टेंशन कभी उसकी टेंशन। पढ़ाई का काम है उसे तो नहीं करेंगे, दुनिया भर की फिजूल टेंशन ले लेंगे। तो अब अपने घर में या अपने पड़ोस में लोगों को सिगरेट पीते हुए देखते हैं तो वो भी कहते हैं ला हम भी सिगरेट पी लेते हैं। बीड़ी पी रहा है तो देख करके वो बीड़ी पीने लगते हैं। ठीक, घर में उन्होंने देखा बड़े बूढ़े लोग या बड़े लोग हो रहे हैं या पड़ोस में वो गुटखा, खैनी, तंबाकू पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, उन्हें देखते देखते कहने लगता भैया ना हमें भी खिला दो। उन्होंने खिला दी, अब ये भी खाने लगते हैं, तो ये भी खाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये भी खाने लगे। उसके अलावा थोड़े थोड़े बड़े हो गए, उन्हें बड़े वालों को देखा वो तो शराब पी रहे हैं, तो कहोगे ला भैया हम भी आज शराब पी के देख लेते हैं। तो अगर शराब की कंडीशन की देखोगे तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इससे शरीर को क्या है, इससे शरीर को क्या है, केवल नुकसान। अतः हमें इन सारी चीज़ों से क्या रहना है, हमें इनसे रहना है क्या, दूर। क्योंकि इन सारी चीज़ों के अगर हम चक्कर में पड़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी और हो जाएगी खराब, बीमारियां लग जाएंगी, हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। अगर हम ज़्यादा सेवन करेंगे बीड़ी तंबाकू का, लोगों को देखते देखते पिएंगे, तो फेफड़े भी आपके क्या हो जाएंगे, खराब। तो अगर हम ये कह सकते हैं, परंतु इनके सेवन से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। धूम्रपान करने से श्वास संबंधी विभिन्न रोग हो जाते हैं और व्यक्ति में विभिन्न रोग होने से वो कमज़ोर हो जाएगा। अब बीड़ी पीने वाले लोग हैं बहुत सारे, देखें घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी बीड़ी पीते हैं, बड़ा भाई है वो भी बीड़ी पी रहा है, पड़ोस वाला है वो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कोई चिलम पी रहा है, पता नहीं कौन कौन से आइटमों को पी रहे हैं। तो पीने के बाद उनका धुआं कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाएगा, क्योंकि हम सांस लेते हैं पीते हैं तो धुआं भी क्या है, सांस के साथ मेरे फेफड़ों में चला जाता है। तो फेफड़ों में जाने के बाद वो धुआं क्या यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर, ठीक, इन नसों में। तो यहाँ पर इन नसों में क्या भर जाएगा, धुआं। जब धुआं इन नसों के अंदर में भर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, अर्थात ब्लड इसमें क्या है, ऑक्सीजन वाला भी आता है इसके अंदर में, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, तो वो सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। सांस के लिए बात करते हैं हम यहाँ से, ठीक, तो यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 निकला, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर नहीं आ पाएगी अच्छी तरह से और CO2 भी निकल पाएगी, तो क्या होगा भैया, हमारी मौत तो निश्चित है, ये बात समझ लो। अगर बीड़ी पिएंगे बच्चे या घर वालों को देखेंगे या जो भी बीड़ी पिएगा, तो बीड़ी पीने वाले का ये हाल हो जाता है कि भैया उसे विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती हैं और अक्सर तुमने देखा होगा कि वो खुल 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 करता रहता। क्यों?
क्योंकि उसे खांसी आती रहती है, उसके फेफड़ों में धुआं गंदगी भर जाती है, जिसकी वजह से क्या कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, कैंसर हो जाएगी और भी बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। तो सब क्या है, एक गलत चीज़ों को इस्तेमाल करने से ये सारी बीमारियां मेरे शरीर के अंदर पहुंच जाती हैं। विश्व तंबाकू निषेध, ठीक है। अब हम करें विश्व तंबाकू निषेध के बारे में। देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है, ठीक। इसे अंडरलाइन को, विश्व तंबाकू निषेध, निषेध का मतलब हमें उसे यूज नहीं करना। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण हम अगर देखते हैं भारत देश में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर ये जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उस पर क्या होगा, हमारी जीवन चक्र पर प्रभाव पड़ेगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जनसंख्या बढ़ने से। अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं कुप्रभाव। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है विश्व में। इसका मतलब है कि जनसंख्या भारत में बहुत है, ठीक। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी, जो निरंतर बढ़ रही है। ये 2011 में थी कितनी, 1 अरब 21 करोड़। 1 अरब 21 करोड़ का मतलब होता है कि 121 करोड़ 2011 में 121 करोड़ जनसंख्या बहुत होती है। जब जनसंख्या बहुत है, ठीक, जब जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो उससे क्या है, महंगाई बढ़ रही है, उससे क्या बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे क्या हिंसा बढ़ रही है। हिंसा क्यों बढ़ी, मारो है, काम है नहीं, और जनसंख्या बहुत है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो चोरी भी करता है, अपराध भी करता है, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। जब जनसंख्या कम होगी, महंगाई भी ज़्यादा नहीं होगी, लोग क्या हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 40 बीघा खेत है और उसके 10 बच्चे हैं, तो एक बच्चे पर 4-4 बीघा ज़मीन पड़ेगी नहीं। 4 बीघा ज़मीन से क्या है, उसका खर्चा नहीं चल पाएगा। जिसके पास 40 बीघा ज़मीन है, अगर उसके पास 2 ही बच्चे हैं तो एक बच्चे के हिस्से में 20 बीघा आ जाएगी, एक बच्चे के हिस्से में 20 बीघा आ जाएगी। जब 20-20 बीघा ज़मीन आ जाएगी तो दोनों बच्चे आराम से, नौकरी नहीं लग रही है तो 20 बीघा ज़मीन वो आराम से अपनी ज़िंदगी को काट लेंगे, ठीक। और क्या होगा, ना वो चोरी करेंगे ना अपराध करेंगे। जब पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो चोरी और अपराध ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, ठीक। तो इससे देखिए क्या हो रहा है, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, भारत में तीव्र गति बढ़ती जनसंख्या कुछ प्रमुख कारण, पहले तो इस देश की गर्म जलवायु है, ठीक है। दूसरी बात, विवाह की अनिवार्यता। विवाह की अनिवार्यता का मतलब है, विवाह के लिए हमें यह रूल बना देना चाहिए कि जो भी हमारा विवाह हो रहा है, लड़के के लिए मान लीजिए इस समय पर 21 वर्ष है और लड़की के लिए 18 वर्ष उम्र है, तो 18 वर्ष लड़की की उम्र है, उस 18 वर्ष और बढ़ा दो लड़की के लिए। तो 18 में अगर हम 4 वर्ष बढ़ा देते हैं, ठीक, तो 22 हो जाएगा। अगर 5 वर्ष बढ़ा देते 23 कर दें, अगर 5 साल कर दें तो लड़की के लिए मान लीजिए 23 साल कर दो, लड़की के लिए फिर 5 बढ़ा दो, 28 कर दो। इतनी लेट शादी होगी, ठीक, उसी हिसाब से। तो उसमें क्या है, तो अनिवार्यता में कभी कभी तुमने देखा है कि गाँव में क्या होता है, लड़की की उम्र 12 साल है, 13 साल है, तो वो 13 साल पर ही शादी कर देते। 14 साल उम्र है तो 14 साल पर शादी कर देते। लड़का 18 का भी नहीं हो पाया, वो 17 साल में चला तो उसकी थोड़ी शादी कर देते। ये सब क्या है, दिक्कत है। देखो, कम उम्र में विवाह करना, कमी उम्र में विवाह हो रहा। यौन शिक्षा का अभाव, यौन शिक्षा का अभाव का मतलब है उन्हें इनसे रिलेटेड स्कूलों में जो हमारे पाठ्यक्रम चलते हैं, उन्हें यौन शिक्षा से संबंधित उसमें पाठ्यक्रम नहीं है। अर्थात ये पाठ्यक्रम जोड़ दिए जाएं तो बच्चे थोड़ा बहुत इसे समझेंगे और समझ कर क्या हुआ, इसके विरुद्ध क्या सचेत रहेंगे। दूसरी बात, परिवार नियोजन के उपायों की जानकारी का न होना, कि हम किस प्रकार से परिवार को सीमित रख सकते हैं, किस प्रकार से, तो इसकी क्या है, उन्हें जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो वो अनजाने में क्या होता है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती रहती है। तो देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण
प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्या, जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी तो मैंने तुम्हें बताया क्या, बेरोजगारी भी आ जाएगी, दिक्कतें आ जाएंगी, अर्थात उसे काम भी नहीं मिलेगा। अब जनसंख्या ही मेरी इतनी बढ़ी हुई है, तो जब जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है तो भैया बेरोजगारी, उसे काम ही नहीं मिल रहा कहीं पर भी, जनसंख्या बढ़ रही है। लगातार जनसंख्या बढ़ने से निम्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। निम्न समस्या क्या हुई हैं? उत्पन्न हुई हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय में कमी। जब जनसंख्या ज़्यादा है तो मालिक काम किस किसे दे? मान लीजिए कहीं पर भी कोई अच्छा जमींदार है, वहाँ के यहाँ पर काम है वहाँ पर 4 लोगों का, ठीक। अब जनसंख्या है 100, तो वो 100 लोगों को काम थोड़ी नहीं दे पाएगा, वो तो 4 ही लोगों को दे देगा काम। भैया 4 जगह की जगह खाली है, 4 लोग यहाँ पर काम करते रहो। अब जनसंख्या 100 200 है, किस किसे देगा काम? दूसरी जगह जाएगा भागने के लिए, वहाँ पर फैक्ट्री में जरूरत पड़ रही है 50 मजदूर की, अब वहाँ पहुँच रहे जाकर के 2000। अब फैक्ट्री का मालिक है 2000 मजदूरों कहाँ पर रखेगा? तो ये सब क्या है, अगर जनसंख्या कम है तो आदमी को ज़्यादा इधर उधर काम के लिए भी नहीं भागना है, सब अपने पास ही मिल जाएगा। तो खाद्य सामग्री की कमी, जब जनसंख्या ज़्यादा है तो खाने की कमी हो जाएगी। मान लीजिए एक घर के अंदर में 5 किलो आटा या 10 किलो आटा पिस के आ रहा है, तो एक घर तो ऐसा है जिसमें 10 किलो आटा आया पिस के, उसमें केवल 2 ही लोग रहते हैं। और एक घर ऐसा है जिसमें 10 किलो आटा पिस के आया है, उसमें 15 हैं। तो 15 आदमी में 10 किलो आटा कितने दिन चल जाएगा? वो तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और जहाँ 2 लोग रह रहे हैं वहाँ 10 किलो आटा आ गया है, तो वो 6 7 8 दिन गुजारा कर लेंगे। तो ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा खाएंगे भी, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वो ज़्यादा खाएंगे। जब ज़्यादा खाएंगे, बाजार के अंदर जाएंगे, ज़्यादा चीज़ होगी, तो दुकान वाला भी क्या करता है, रेट बढ़ा दो। अरे खाएंगे धोते रोजाना, इसलिए रेट बढ़ा दो। जब रेट बढ़ा देते हैं, अब वो कहते हैं कहाँ से पैसे लाएं? तो बहुत समस्याएं हैं। सही आहार न मिलने से कुपोषण, जब लोग ज़्यादा हैं तो उन्हें आहार भी सही नहीं मिल पाएगा। और जब जिस घर में 10-15 लोग हैं, एक घर ऐसा इसमें 2 लोग हैं, 2 लोग हैं वो तो अच्छा खाना खा लेंगे। मान लीजिए किसी ने चिकन भी खाना 2 लोगों को, तो वो 100 रुपये में आधा किलो तो काम चला लेंगे। अब जहाँ पर 15 लोग हैं वहाँ पर कितना चिकन लेके आओगे जो 15 लोगों ने काम होगा? तो वहाँ पर 5 किलो में जरूरत पड़ रही है, यहाँ आधा किलो में काम हो रहा है उनका। तो इनके क्या, इनके पैसे बच रहे हैं, और जहाँ पर 15 लोग हैं उनके पैसे खर्च हो रहे हैं। आवास सुविधाओं में कमी। एक घर है जिसमें 15 लोग हैं, एक घर ऐसा है जिसमें केवल 2 या 3 लोग हैं। तो यहाँ 3 लोग हैं, वे तो आसानी से सो सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं, आसानी से नहा सकते हैं, सारा काम आसान। और जहाँ पर 15 लोग हैं, 15 लोगों के लिए कितने कमरे होने चाहिए? एक कमरे में ही 8 भरे पड़े हैं, दूसरा कमरा उसमें 8 भरे पड़े, एक कमरा उसमें। तो क्या है, उनके लिए बिस्तर भी चाहिए, रजाई भी चाहिए, गद्दे भी चाहिए, पंखा भी चाहिए गर्मियों में। तो ये क्या है, समस्या उत्पन्न हो रही है अपने आप। स्वास्थ्य स्तर में कमी। जहाँ पर एक परिवार में 15 लोग हैं, वहाँ खाने के तो पहले ही लाले पड़े हुए हैं। अगर वहाँ बीमार हो गया तो भैया 2-4 रुपये हमारी जेब में पड़े, वो भी खर्च हो जाएंगे। तो 15 लोग हैं तो वो पैसे कहाँ से बचा लेगा? वो कमा करके 500 रुपये लेके आ रहा, तो 500 रुपये उसके एक दिन में खर्च हो जाएंगे। और जहाँ पर 3 लोग हैं, वो 500 रुपये एक दिन में कमा के ला रहा है, तो 3 लोगों में केवल 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, बाकी 400 रुपये भी बचा रहा। तो वो पैसे बचाते बचाते ऊंचा पहुंच जाता है, और वो कर्ज में डूब जाएगा, क्योंकि बच्चे इतने हैं। शिक्षा तथा चिकित्सा में कमी। जब ज़्यादा बच्चे हैं तो वो पढ़ा भी नहीं पाएंगे, जो कि अच्छे स्कूलों में बहुत फीस लगती है, भाई कैसे पढ़ा लेंगे? डाल दो नहीं ऐसे स्कूलों में, पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो घूमते रहेंगे। तो पढ़ नहीं पाते हैं। जब पढ़ नहीं पाते तो फिर क्या करता है, इधर उधर गलियों में घूमते रहेंगे, ऊधम करते रहेंगे, चोरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तमाम। तो इससे क्या, अपराध बढ़ता जाता है और रोजगार में कमी आती है, अपराध में वृद्धि होगी। अपराध में तो भैया वृद्धि होगी, क्योंकि कहाँ एक घर में 15-20 हैं, कमाने वाला भी कोई है नहीं, स्टैंडर्ड खाने वाले हैं, तो वहाँ पर क्या रोजाना क्या क्लेश, ऊधम, लड़ाई झगड़े घर में होते रहेंगे। जहाँ पर 2 बच्चे या 3 बच्चे घर में होते हैं, वहाँ पर शांति का माहौल होता है। वो बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ा लेते हैं, कपड़े भी अच्छे पहन लेते हैं, घर की रहने की भी स्थिति अच्छी है, खाने की भी स्थिति अच्छी है, बीमार पड़ गए अच्छा इलाज भी करा लेते हैं। तो 15-20 लोगों में तो इलाज करा नहीं पाएंगे। तो ये सारी समस्या क्यों आ रही हैं?
ये सारी समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि मेरी जनसंख्या देश की बहुत ज़्यादा बढ़ती आ रही है। जब जनसंख्या ही देश की बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो देश वैसे भी तरक्की नहीं कर पाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ऐसे करके ये हमारा चैप्टर लगभग में ख़त्म ही हो चुका है। और इसके देखिए क्वेश्चन आंसर हैं, तो सभी बच्चे जो है क्वेश्चन आंसरों को थोड़ा ध्यान दें। ठीक, सभी बच्चे जो हैं क्वेश्चन आंसरों को ध्यान दें, अभी हो जाएगा ख़त्म। सभी बच्चे देखें इसे संभाल के। देखिए किशोरावस्था की अवधि है 11 से लेके 19 वर्ष। देखिए इन ऑप्शन में देखिए 0 से 5 नहीं है, 6 से 11 नहीं है, 20 से 25, 20 से 50 नहीं है, अर्थात 11 से लेकर 19 यही ऑप्शन सही है। ठीक है, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है? एक स्त्री हार्मोन है। ठीक, एस्ट्रोजन क्या है? एक जो स्त्री का अंडाशय से निकलता है। ठीक है, पुरुष हार्मोन नहीं है। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होगा देखिए क्या गर्भ में 11 से लेकर 13 वर्ष की जो किशोरावस्था की उम्र होती है उसी में स्टार्ट हो जाता है। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। देखिए उपरोक्त सभी हैं। समेकित बाल विकास कार्यक्रम ये भी है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये भी है, हमारी सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस ये भी है, अर्थात सभी हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। सब निशान लगा लीजिए। सबने कर लिया? आगे देखिए, अब हम आगे चलते हैं। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनन परिपक्वता जननांग में आती है। जननांग का मतलब है क्या है? मेरे किस में? सेक्स ऑर्गन्स में आती है। ठीक, सेक्स ऑर्गन्स में आती है। किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को हम क्या कहते हैं? कंठमणि। कंठमणि लिख लीजिए। युग्मनज का पोषण गर्भ में होता है। युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट। मैंने तुम्हें कई बार बताया है, जाइगोट। ठीक है, अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। ठीक, देखिए निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत पर गलत निशान लगाइए। पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, सही बात है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण शेषवावस्था में दिखाई देते नहीं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण मुझे दिखाई देते हैं किशोरावस्था में। यहां पर देख रखा है शेषवावस्था, शेषवावस्था गलत है। लिंग गुणसूत्र एक्स सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, सही बात है। अब देखिए आगे, पुरुष हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ये बात सही है। धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं, हाँ सही बात है। ज़्यादा बीड़ी पिएंगे, चिलम पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, धुआं निकलेगा, हमारे फेफड़ों में हो जाएगा, अर्थात सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें श्वास संबंधी रोग हो जाएंगे। शुक्राणु का संबंध होता है बृहस्पति से, क्योंकि बृहस्पति से क्या शुक्राणु निकलते हैं। अंडाणु का संबंध होता है अंडाशय से, अंडाशय से निकलता है अंडाणु। ठीक है, हार्मोन क्या है आपका? अंतःस्रावी ग्रंथि। स्वर परिवर्तन का मतलब होता है स्वर यंत्र। और दाढ़ी मूछ का निकलना ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। सब लगा, निशान लगा लिया? सबने इतना उतार लिया? अब देखिए प्रश्न 5। अभी बच्चे सभी प्रश्न 5 को उतारेंगे, थोड़ी देर बाद मैं पीपीटी रोक दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। देखिए किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन कौन से हैं? एक तो है लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव होगा, जननांगों में परिपक्वता आएगी, एवं श्वेत एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता रहेगी।
तथा मानसिक परिवर्तन कौन कौन से, जैसे संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। ये मेरे पास प्रश्न 5। अब प्रश्न 5 का क्या था, प्रश्न 5 का खा देखो। खा देखे, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। देखिए, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण, जैसे द्वितीयक लक्षण की बात करें, जैसे दाढ़ी, मूंछ का निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। सभी बच्चे देख लीजिए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है का, खा के बाद गा। गा देखिए, देखिए किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। किशोरावस्था में साफ सफाई का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। देखिए, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। सभी बच्चे उतारो। घा, प्रश्न घा आ गया। देखिए, युग्मनज लिखा है, ठीक है। युग्मनज का मतलब जायगोट। युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है समझाइए। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल, ठीक है, केवल स्त्रियों में केवल XX गुणसूत्र होते हैं। यहां पर देखो लिखा नहीं है, ठीक है, XX, ठीक है, XX गुणसूत्री होते हैं। पुरुषों का X, ठीक, पुरुषों का X या Y गुणसूत्र जब स्त्रियों के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज में लिंग निर्धारण होता है। जैसे XX है तो बालिका और XY है तो बालिका। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कैसे मैं समझाऊं इसे? समझ में आएगा? लिख लोगे? नहीं तो मैं इसे पिछले लेक्चर में सब समझा चुका हूं। वैसे मैं कहूँ तो मैं यहां पर समझा देता। धूम्रपान, देखिए, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। मनुष्य कमजोर तथा संवेदनशील होता है, संवेदनशील हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से? देश की गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी, ये सब क्या है? कुप्रभाव है। ये सब क्या है? कुप्रभाव। और देखिए, कुप्रभाव में और भी देखिए सब क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण है। अब इसमें देखिए इसका कुप्रभाव देखो तो बता रहा है। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है, जिससे भोजन, पानी, भूमि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देश की सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। निर्धनता भी आती है, महंगाई भी आएगी, आवास की सुविधाओं में कमी आ जाएगी, रोजगार में कमी आ जाएगी, अपराधों में वृद्धि होगी। अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो इस प्रकार की चल रही हैं, इस प्रकार की दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा। अब देखिए, परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्यों में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना, बेटे या बेटियों दोनों की
समान शिक्षा उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाना। ठीक, अगला देखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। एक तो मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस सेवा, ये सब क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली सारी की सारी क्या हैं? योजनाएं हैं। ठीक, देखिए सारे प्रश्न हो चुके हैं क्या हमारे? यस सर। अच्छा, तो ये सारे प्रश्नों को देखो मैं अभी रोक देता हूँ पीपीटी, सभी बच्चे का इसको उतारना, और आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम दूसरा चैप्टर चलाएंगे।